हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी की इस डेली अभ्यास की सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के द्वारा डेली 10 क्वेश्चन टेलीग्राम पर क्यूज कराया जा रहा है। ठीक है, तो जिन भी दोस्तों को प्रीलिम्स की तैयारी करनी है या फिर वो प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में लेकर के जो डेली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां पर डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसी सीरीज के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाए उनको हम इस क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं। एक है महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले और बी आर अम्बेडकर। ठीक है, कह रहे हैं कि जनजातीय लोग जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, उनके लिए आदिवासी शब्द, ये जो शब्द का प्रयोग हुआ था, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 252 लोगों ने अभी 1 घंटे के अंदर इस क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? तो जो निम्न जात के लोग थे, ठीक है, उनके लिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात भगवान की जो संतान है उनके लिए वहां पर हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार किया था। ठीक है, ठक्कर बापा, जो ठक्कर बापा थे वो गुजरात के थे। ठीक है, और इनके द्वारा ही सबसे पहली बार, ये दरअसल सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, तो पोरबंदर में इन्होंने कई वर्षों तक काम भी किया था। उसके बाद इन्होंने आदिवासियों के लिए कई कार्य किए। ठीक है, जैसे एक भील सेवा मंडल नाम का एक संस्था था, उसकी स्थापना की इन्होंने। ठीक है, और जो सर्वेंट इंडिया सोसाइटी थी उसमें भी उन्होंने कुछ काम किया था। ठीक है, तो ठक्कर बापा के द्वारा ही जनजाति लोगों के लिए सबसे पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर दोस्तों ठक्कर बापा। ठीक है, मैं यहाँ पर ठक्कर बापा टिक करता हूँ। इसका देखिए आंसर यहाँ पर, देखिए जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे आप तो यहाँ पर जो बल्ब आइकन बनता है, ठीक है, उस बल्ब आइकन पे क्लिक करिए, ये जो बल्ब आइकन है, और उसके सामने आगे बाद यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। इनका जो पूरा नाम है वो था अमृतलाल विठलदास ठक्कर। ठीक है, तो ये गुजरात के थे और इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? ठीक है, रस्तगुफ्तार, महारथ, दुर्गेश नंदिनी और निबंधमाला। ठीक है, कह रहे कि ऐतिहासिक उपन्यास, तो मुझे यहाँ पर 2 नाम याद आ रहे हैं। ठीक है, एक रस्तगुफ्तार है। ठीक है, तो जो रस्तगुफ्तार है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक मैगजीन टाइप का था, समाचार पत्र था जो कि शुरू किया गया था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी की रस्तगुफ्तार थी, ये उपन्यास नहीं था। ठीक है, अच्छा महारत और निबंधमाला के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन दुर्गेश नंदिनी का नाम मैंने सुना हुआ है। दुर्गेश नंदिनी जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई एक नॉवेल है। ठीक है, और दरअसल ये कहा जा सकता है इसको हिस्टोरिकल रोमांस नॉवेल थी। ठीक है, इसमें लव ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था। आप में से बहुत से लोग लव ट्रायंगल के इस चक्रव्यूह में फंसे होंगे कई बार। ठीक है, तो उसी की जो हिस्टोरिकल रोमांस था उसको दिखाया गया था दुर्गेश नंदिनी में, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास था। तो ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये उस समय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस पर भी चोट करते हुए इस उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? देखिए प्रश्न में एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि ये सीधी। ठीक है, अर्थात कौन सी ऐसी संस्थान है, कौन से ऐसे बैंक से जो डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं रूरल हाउस होल्ड्स के लिए। ठीक है, ग्रामीण परिवारों के लिए जो डायरेक्ट क्रेडिट की सुविधा कौन देता है? यहाँ पर 3 विकल्प आप लोगों के सामने हैं। एक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देखिए यहाँ पर आरबीआई लिखा हुआ है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, ये आरआरबी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की बात कर रहा है, फिर एक भूमि विकास बैंक। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन से, ठीक है, ऐसे बैंक हैं जो कि ग्रामीण परिवारों के लिए डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं? ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों जो नाबार्ड संस्थान है वो संस्थान डायरेक्ट नहीं देता है, वो संस्थान इन बैंकों को देता है और वहां से ये पैसे डायरेक्टली प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो नाबार्ड इनडायरेक्टली ग्रामीण परिवारों को देता है, लेकिन जो आरआरबी है और जो भूमि विकास बैंक है, देखिए भूमि विकास बैंक क्या होता है ना, वो एक प्रकार का कोऑपरेटिव बैंक का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से आरआरबी और भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं, ये दोनों ग्रामीण परिवारों को डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। अच्छा, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ सिंपल लिखा कि क्योंकि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन के लिए जो संस्थान निवेश और ऋण उपलब्ध कराते हैं उनको देता है। ठीक है, न कि डायरेक्ट इनको देता है। एक प्रकार से नाबार्ड जो है वो वित्त पोषण एजेंसी है। ठीक है, बाकी अन्य संस्थाएं जो कार्य कर रही होती है उनको वित्त प्रदान करता है, ये काम करता है नाबार्ड के द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस निकाय और किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर 3 संस्थानों के बारे में दिया हुआ है। एक है राष्ट्रीय विकास बैंक, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फिर है प्लानिंग कमीशन और फिर है रीजनल काउंसिल, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद। तो इन तीनों में से आप लोग को यह बताना कि किसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो योजना आयोग जो है वो न, देखिए संस्थान 4 प्रकार के आप डिवाइड कर सकते हैं संस्थानों को, ठीक है। एक संवैधानिक संस्थान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गैर संवैधानिक संस्थान, फिर सांविधिक संस्थान और स्टेचुरी बॉडी, और गैर सांविधिक संस्थान अर्थात नॉन स्टेचुरी बॉडी। तो ये 4 प्रकार के संस्थानों का क्लासिफिकेशन हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इन चारों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। उसके आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो योजना आयोग है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेचुरी बॉडी थी, ठीक है। तो योजना आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है। बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषद ये दोनों आपकी स्टेचुरी बॉडी है, लेकिन इनका भी जो संविधान में उल्लेख वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तीनों ही संस्थान संविधान में इनका उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका सिंपल सा है, ये ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मुझे लगता है ये किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया यूपीपीसीएस में, तो वहां से आप लोग दे सकते हैं। अब देखिए जो ई शासन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ई जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं सिंपल अर्थों में समझाऊँ आप लोग को यहाँ पर, जैसे कि आप सभी ने आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग किया होगा, ठीक है। आप सभी ने उमंग ऐप का प्रयोग किया होगा, माई गवर्नमेंट ऐप का प्रयोग किया होगा, ठीक है। ये जो ऐप्स है डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर क्या होता है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली वेरीफाई करके गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टोरेज प्रदान किया था जहां पर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो डिजी लॉकर वैसा लॉकर हुआ। ये सब क्या है, ई गवर्नेंस के सबसे सिंपल रूप है जिनका प्रयोग आप सभी अपने डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। तो ई गवर्नेंस आप लोग को याद रखना है, क्या शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को हम ई गवर्नेंस के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगला है कि द यूज ऑफ, अच्छा जी सॉरी, यही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था, ठीक है। यहाँ पर एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाओं मंदिरों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और आपको यहाँ पर पता होगा दोस्तों कि एलिफेंटा की जो प्रसिद्ध गुफा मंदिर है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है, और इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रकूट। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह गुफाएं मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित है, साथ ही साथ अपनी सहिष्णु नीति के तहत इन्होंने वैष्णव एवं जैन धर्म को भी प्रश्रय प्रदान किया हुआ था। यह शैव धर्म के साथ है, साथ ही साथ वैष्णव और जैन धर्म को भी इसमें जगह दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, ठीक है। अगला है उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, ठीक है। देखिए 2 स्टेटमेंट है, आपको कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर दिमाग आप लगाएं तो तिलक जी को हम लोग सांप्रदायिकतावादी नहीं कह सकते क्योंकि वे एक राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, तो यह बात सही है। उन्होंने तिलक उत्सव की शुरुआत किया, उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत किया, और इस प्रकार से मतलब अच्छा खासा त्यौहार शुरू किया गया था, ठीक है, जिसको उन्होंने राष्ट्र धारा से जोड़ने का प्रयास किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ए सही है, किंतु आर यहाँ पर सॉरी ए गलत है, किंतु यहाँ पर आर जो है वो सही दिया हुआ है, ठीक है। तिलक जो है वो गर्म दल राष्ट्रवादी नेता थे, न कि सांप्रदायिकवादी, क्योंकि उनके द्वारा हिंदू त्योहारों जैसे कि 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय एकता को बनाकर के रखा जाए। एक बात ध्यान देने दोस्तों, जो गलती अभी जस्ट मैंने यहाँ पर की, क्या मैंने आंसर सही सोचा लेकिन मैंने टिक करते समय ध्यान नहीं दिया और गलती कर दी, ठीक है। ये गलती आप सभी कहीं ना कहीं जरूर करते होंगे। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होता है उस दिन इस प्रेशर को कम करने के लिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ठीक है। डेली प्रैक्टिस से क्या होता है ना, ये जो गलती है ये मिनिमाइज होती है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी गलती जो है वो कम होती जाती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस कब हो, जब वो रेगुलर प्रैक्टिस हो, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है कि आप सभी को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और उसी सीरीज के अंतर्गत ये डेली 10 क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो कौन सा है, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे जो ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि जो कि करीब 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 600 AD तक, मतलब ठीक है 600 ईस्वी तक लिखी गई, उसका प्रयोग किया गया, वो ब्राह्मी लिपि थी। और इसकी सबसे पहले खोज जो थी वो जेम्स प्रिंसप के द्वारा 1837 ईस्वी में की गई थी। तो ये ध्यान रखना, ये जो है ये आधुनिक देवनागरी लिपि का एक प्राचीन रूप कहा था, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि जो इंडियन स्क्रिप्ट्स है वो लगभग यहीं से लेकर के बनाई गई है, ठीक है, डेवलप की गई है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन कि 2021 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किन्हें मिला है? 4 विकल्प है, फिरदौसी कादरी, डगलस स्टुअर्ट, डेविड योप, काटोरी हाल। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने पिछले साल एग्जाम की तैयारी किया होगा उनको आइडिया होगा, डगलस स्टुअर्ट, डेविड योप, ये दोनों नाम चर्चा में थे क्योंकि बुकर अवार्ड इन लोगों को मिला था। ठीक है, एक किसी को बुकर मिला था, किसी को एक कोई और पुरस्कार मिला था। ठीक है, लेकिन ये दोनों नाम इसी कारण से चर्चा में रहे थे। ये दोनों रेमन मैग्सेसे के संदर्भ में चर्चा में नहीं थे, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हो सके आपने ना पढ़े हो, लेकिन वहाँ पे जो 4 विकल्प होता है उन 4 विकल्प में से आप विकल्प को एलिमिनेट करके आंसर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी करीब 1957 में। ये फिलीपींस जो गणराज्य है उसका सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, और वहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे, और उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो जो ये पुरस्कार ये लगभग एशिया में ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जो कि कुछ मान्यता के जो लक्ष्य जो टारगेट है उसमें कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उदारता से दूसरों की मदद कर रहे हैं, इन टारगेट के आधार पर यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और यह पुरस्कार अभी 2021 में दिया गया है। बांग्लादेश के एक थे फिरदौसी कादरी को, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जो फिरदौसी कादरी थे दोस्तों वो एक वैक्सीन वैज्ञानिक है। कोरोना के टाइम में वैक्सीन के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो फिरदौसी कादरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 का दिया गया। एक बात इंपॉर्टेंट आप लोग समझिएगा, सिर्फ फिरदौसी कादरी को नहीं दिया गया, इसके अलावा पाकिस्तान के एक कोई और भी व्यक्ति थे उनको भी दिया गया है, और 2-3 लोग और हैं जिनको दिया गया है। तो आपको क्या करना है, अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल करिए। फिरदौसी कादरी का नाम लिखिए, वहां पर लिखिए बांग्लादेश के थे, एक वैक्सीन वैज्ञानिक थे, इस कारण को यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर और लिख लीजिए कि अन्य व्यक्ति भी थे। ठीक है, अब वो अन्य व्यक्ति अगर कभी आने वाले पेपर में आपके सामने आता है तो उसको भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समस्या क्या दोस्तों, हम लोग का जो उद्देश्य है हिंदी का उद्देश्य क्या है कि आपको कम से कम मेहनत में, ठीक है, इफेक्टिवली पढ़ाई करा करके आपकी तैयारी कराइए। ठीक है, आपको अननेसेसरी डाटा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो डाटा नेसेसरी उसको याद करिए और उनका उपयोग करते हुए एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करिए और फिर अपने आंसर पर पहुंचे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित भारतीय मूल की जो मेघा राजगोपालन है वो किस देश से है? ठीक है, आपको पता होगा जो मेघा राजगोपालन है वो इंडियन ओरिजिन की जर्नलिस्ट थी। ठीक है, अभी उनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया? तो इन्होंने जो चाइना में जो मुस्लिम थे, उन मुस्लिम का जो नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, क्या कहते थे उनको, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उन मुस्लिमों को डिटेन करके, ठीक है, उन पर मतलब उनको वहाँ की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसको जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, उस घटना को उजागर करने में मेघा राजगोपालन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसी कारण से इनको यह पुरस्कार दिया गया। ये अमेरिका की एक जर्नलिस्ट थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हमारे 10 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे लगता है ये जस्ट अभी जो वीडियो अपलोड किया गया है, ये वीडियो है यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया। ठीक है, जो निशान सर है वो उन्होंने क्वेश्चन डिस्कस स्टार्ट करना प्रारंभ किया है और ऐसे प्रश्न की सीरीज को निशान सर कॉन्टिन्यूसली लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ये पहली क्लास है, ऐसे अन्य क्लास लगातार आती रहेंगी। तो ये पीसीएस ओरिएंटेड जो छात्र हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, वो लोग ये सारे सीरीज देखिए। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये सीरीज हम लोग की चल रही है यूपीएससी हिंदी के द्वारा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप देखे होंगे कि डेली शाम को 6 बजे वहां पर अभी एथिक्स की क्लास चल रही है। ठीक है, ये लेक्चर 8 है। सत्यप्रकाश सर ने एथिक्स के पूरे सिलेबस वाइज कैसे कम समय में, ठीक है, करीब मुझे लगता है 15-16 घंटे की क्लास हो चुकी है, उस क्लास के माध्यम से इन्होंने पूरे एथिक्स सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो आप सभी जिनको भी एथिक्स में कोई समस्या आ रही है वो ये क्लास जरूर देखें। उसके साथ ही साथ दोस्तों, सामान्य हिंदी, ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम में जो जनरल हिंदी का जो पेपर होता है, उस पेपर के संदर्भ में बहुत से लोगों को आइडिया बिल्कुल नहीं होता है। 150 नंबर का पेपर बहुत ही गेनिंग होता है, उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो उस पेपर को भी यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे द्वारा इसकी पूरी सीरीज चलाई जाएगी। ठीक है, पहला क्लास आज अपलोड किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे द्वारा लगातार क्लासेस अपलोड की जा रही हैं, आप लोगों के लिए निःशुल्क क्लासेस अपलोड की जा रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हमारे द्वारा कई सारे पेड कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि अगर आप जानते होंगे तो सृजन की आंसर राइटिंग बैच चल रही है। ठीक है, जो कि अभी तक का सर्वश्रेष्ठ आंसर राइटिंग बैच है, इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे द्वारा मेंस की प्रॉपर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जहां पर जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, समान हिंदी और एसए की एक टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, और जो साथी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए यूपीएससी और पीसीएस दोनों की प्रीलिम्स की अलग अलग टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। दोनों की जो कॉस्ट है बहुत ही कम है। यूपीएससी की कॉस्ट है 2000 और पीसीएस की कॉस्ट है 1500। तो जिन भी दोस्तों को हमारे इस पूरे एक प्रयास से जुड़ना है, आप हमारे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा 8840751912। वहाँ पर आप लोग मैसेज करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे अन्य पेड जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनसे जुड़ करके आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कार्यक्रम हमारे द्वारा निःशुल्क चलाए जा रहे हैं और ये जो डेली क्विज चल रहा है, डेली अभ्यास की सीरीज चल रही है, इसको आप सभी जरूर दीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, ठीक है। अभी तक देखिए अभी 1 घंटा 15 मिनट हुआ इस क्वेश्चन को अपलोड हुए और 500 दोस्तों ने यहाँ पर हिंदी में दे लिया है टेस्ट को और करीब 500 लोगों ने इंग्लिश में दिया, ठीक है। तो 1000 लोगों के बीच में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 1000 लोग जो हैं वो इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये रोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया लगता है कि 1000 लोगों में जो 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही की और सामने वाला कितना क्वेश्चन सही कर रहा है, उसका परसेंटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 55% लोगों ने पहला क्वेश्चन सही दिया था, ठीक है। बाकी जो 45% लोग थे उन्होंने गलत आंसर टिक किया हुआ है। अर्थात आप उन 55% अच्छे लोगों में शामिल है, टॉपर लोगों में शामिल है, जिनको इस क्वेश्चन का सही आइडिया है। तो इनके साथ आप प्रैक्टिस करिए, आप जुड़िए, कंपटीशन को फील करिए। हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इस पूरे क्विज का उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। आपके द्वारा जो भी सजेशन हो, जो भी सुझाव हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद।